अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 53 और 54 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ मैं। स्टेटमेंट देखें, प्रूव दैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बी ऑर्थोगोनल इज दैट जी पी क्यू इज इक्वल टू 0 फॉर पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करने लगी हूँ और वो ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले क्या करना है, स्टेटमेंट को सीक्वेंस वाइज लेना है। जैसे ये अगर मैं सिर्फ समझाने की बात करूं समझने के लिए, तो ये मैंने एरो लगा रही हूँ, इसका मतलब है कि जो इस तरफ गिवन होगी ना चीज़, ये अगर कहते हैं कि कंडीशन अगर नेसेसरी है, ठीक है, इस तरह से मैं रख देती हूँ इसको। यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट तो यहाँ पे प्रूफ करनी है, मतलब ये सीक्वेंस वाइज आ जाएगा। जैसे कि दैट अ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है कि एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है जो कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या करना है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट लेने के बाद ये जी पी क्यू इज इक्वल टू 0 और फॉर पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। ये तो था कि गिवन से मैंने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे चले मैं ये कर देती हूँ, गिवन से प्रूव कर दिया। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को क्या करूं, कह लो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर चली जाऊं कि प्रूव वाली जो कंडीशन है उसको लेट करें और इसको गिवन को प्रूव करना हो, तो ये क्या है, ये कंडीशन मेरे पास सफिशिएंट है। सफिशिएंट कंडीशन ये है और नेसेसरी कंडीशन क्या थी, स्टेटमेंट सीक्वेंस वाइज, ठीक है। इस तरह से जब भी कोई थ्योरम की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से उनको प्रूव करते हैं, ठीक है, अगर स्टेटमेंट में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने अगर इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने से पहले मैंने क्या करना है, कंडीशन इज नेसेसरी। पहले हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन लेनी है जिसमें मैंने लेना है, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक्सप्लेन करूँ इसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन इज नेसेसरी। कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। अब इसमें मैंने लिखा इन पर्टिकुलर फॉर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स वी राइट, कह रहे हैं कि हम लोगों ने लेट किया है कि मेरे पास कोई से जो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि ऑर्थोगोनल है। अब जब भी वर्ड ऑर्थोगोनल की आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास इस तरह से वेक्टर्स होने, इस तरह से ही पार्शियल आर और पार्शियल जो U1 है वो वाली वैल्यूज होनी चाहिए। उसके अलावा इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को जो है वो लेट कर लिया। अब पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 इज इक्वल टू H1 E1। E1 जो है, अगर ये कैप जो है रिप्रेजेंट कर रही है यूनिट वेक्टर को, ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। आई जे के किसके साथ यूज होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के साथ। और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के साथ क्या करना है हम लोगों ने, ये वाली वैल्यू, ये वाले E1 E2 E3 यूज होगा, ठीक है। वेयर यहाँ पे उसने H1 की बात बताई है, ये मैग्नीट्यूड है इस वाली गिवन टर्म का। सिमिलरली H2 के लिए भी ये वाली टर्म है सेम, और H3 के लिए भी ये तीनों वैल्यूज उसने यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्थोगोनल गिवन लेट करना है और ये वाली वैल्यूज हमें पता है, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने लिखनी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखना है नाउ। अब यहाँ पे मैंने जो काम करना है G11, अगर मैं 1 1 लेती हूँ तो पार्शियल आर और पार्शियल U1 का डॉट प्रोडक्ट लेना है पार्शियल आर और पार्शियल U1 के साथ। अगेन देख लें, अगर मैंने पार्शियल आर और पार्शियल U1 को डॉट प्रोडक्ट लेना है, अगर पार्शियल आर तो फिर क्या आएगा, उनकी जगह उनकी वैल्यूज लिखती जाएंगी। अब H1 का H1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो H1 स्क्वायर हो जाएगा, और E1 डॉट E1 का मतलब है कि सेम वैल्यूज हैं यूनिट वेक्टर्स का। क्या I डॉट I क्या होता था, 1, तो यहाँ पे भी E डॉट E 1 हो जाएगा। H1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ H1 स्क्वायर ही आता है। ये तो मैंने G11 की बात की है। अब G2, अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये भी क्वेश्चन कर सकते हमें कैसे पता लगेगा, G11 ही फाइंड आउट करना है, तो आप क्वेश्चन में देख लें उधर लिखा होगा GPQ। तो जब GPQ आ जाएगा तो आपने ये वाले सारे स्टेप्स करने हैं। अब सेम स्टेप्स G22 के में सेम वैल्यूज लिखी, डॉट प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लिकेशन की, वेक्टर की जगह 1 लिखा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इधर क्या आ गया, H2 का स्क्वायर। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। और जो लास्ट टर्म आएगी मेरे पास वो भी देख लें कि मेरे पास G33 फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू पार्शियल आर और पार्शियल U3 डॉट पार्शियल आर और पार्शियल U3
इज इक्वल टू H3 का यूनिट वेक्टर आएगा विद रिस्पेक्ट टू कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। H3 को H3 से मल्टीप्लाई करें, H3 स्क्वायर आ जाएगा। E3 को 1 के साथ इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो H3 स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली, G11 भी, G22 भी, G33 भी। ठीक है, मतलब तीनों के साथ उन्होंने अलग अलग डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लिखा हुआ है इन जनरल, जैसा कि इन जनरल जब भी मैथ्स में कोई फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वो जनरल फार्मूला यूज़ होता है, मतलब जनरल फार्मूला बनता है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रूव करते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर मैं ये जो G11, G22, G33 को जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इन जनरल की बात में मैंने G11 की जगह GII लिख देना है, और H1 स्क्वायर की जगह H2 स्क्वायर की जगह H3 स्क्वायर की जगह HI का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये उसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगेन मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि मैथ्स में अगर कोई भी फॉर्मूला पढ़ने लगे तो उस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए उसका कोई सबसे पहले जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, तो जनरल फॉर्म पढ़ने के बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फर्दर उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो क्या करना है, ये इसकी जनरल फॉर्म लिख देनी है। उसके बाद वो कहता है एंड व्हेन, कहता है ये तो मैंने सेम वैल्यूज ली थी कि मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, I लिया। वो कहता है अगर मैं दोनों को डिफरेंट कर दूं, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, कहते हैं अगर हम दोनों को डिफर कर दें तो मेरे पास पार्शियल R और पार्शियल U1 आएगा, I J, मतलब I को I J कर रहा है, जहाँ पे I है वहाँ J कर दें, सेम वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, पार्शियल R और पार्शियल U1 I प्लस डॉट पार्शियल R और पार्शियल UJ। ठीक है, फिर क्या करना है, HJ EI और EJ, अब दोनों सेम वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज आ गई, डिफरेंट वैल्यूज आ जाएं, और जैसे भी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स पढ़ते होते थे I.J, तो I तो 1 होता था लेकिन I.J 0 होता था, तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन लगने के लिए लगने के बाद यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। जब 0 आंसर आ गया तो नीचे उसने एक कंडीशन लिख दिया है कि अगर I.J लिखा जाए या फिर इसके अलावा क्वेश्चन में क्या था PQ, तो उसने यहाँ पे मैंशन कर दिया है कि या तो I.J लिखा जाए, ठीक है, या फिर PQ लिखा जाए। तो दो कंडीशन है, अगर तो सेम वैल्यूज है, मतलब अगर P 0 के इक्वल आता है, PQ के इक्वल आता है, तो HP का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगेन देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये मेरे पास IJ है, ये तो मैंने यहाँ से लिख दी वैल्यू। वो कह रहे हैं या तो ये लिखें या फिर जो मेरे पास बुक वाला है वो क्या है, PQ, क्वेश्चन क्या है PQ, तो उसने उसकी जगह PQ लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब I आया था तो इसका मतलब I जो पहले वाली वैल्यू थी उसका स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा, P का स्क्वायर आ जाएगा। तो वो कहता है अगर PQ के इक्वल आ जाए तो HP का स्क्वायर होगा, और अगर PQ के इक्वल नहीं आता, जैसा कि हम लोगों ने प्रूव किया है, तो वो 0 के इक्वल है। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि नेसेसरी कंडीशन में अगर कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स अगर ऑर्थोगोनल है तो ये चीज़ प्रूव हो रही है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मेरे पास कंडीशन सफिशिएंट है, सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या करूँगी, नाउ अब देखें, ये हेडिंग लिखनी है और उसके बाद मैंने लिखना है इफ GPQ इज इक्वल टू 0 फॉर P इज नॉट इक्वल टू Q। ठीक है, ये तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब मैंने वाइस वर्सा करना है, मतलब मैंने जो चीज़ पहले प्रूव की अब मैंने उसको लेट करना है। तो ये PQ इज इक्वल टू 0 फॉर P इज नॉट इक्वल टू 0। अब PQ की जगह पार्शियल R और पार्शियल UP हमें पता है, इसकी जगह वो वाली वैल्यूज लिखती हैं, उनकी जगह अगेन वैल्यू HP EP डॉट HQ EQ आ जाएगा। HP HQ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और HP EP EQ दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मेरे पास HP और HQ तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन जब मैं EP और EQ का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, विच शोज दैट कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, कि जब भी हमारे पास किसी भी टर्म का आंसर 0 आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल होता है। तो वो कह रहे हैं ये चीज़ प्रूव करेगा कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। ये तो था क्वेश्चन नंबर 53। अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगेन स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड द जैकोबियन JXYZ डिवाइडेड बाय U1 U2 U3 फॉर सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, पैराबोलिक, सिलेंड्रिकल, एलिप्टिक, सिलेंड्रिकल एंड प्रोलेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जैकोबियन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला उन्होंने दे दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इसके साथ ही प्रूव किया है।
अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले सिलेंड्रिकल में प्रूफ करना है, फिर स्फेरिकल में, फिर पैराबोलिक सिलेंड्रिकल में, फिर इलिप्टिक सिलेंड्रिकल में और लास्ट पे प्रोलेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। सबसे पहले जब मैंने फॉर्मूला लिखना है तो जहाँ u1 u2 u3 आएगा तो उसकी जगह जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स थे रो फाई जेड, उसकी जगह वो लिख देना है, ठीक है। और जब ये तीनों मैंने वैल्यूज लिखती फॉर्मूले में तो उसके साथ वैल्यू इक्वल आएगी h1 h2 h3। मतलब जो मेरे पास तीनों वैल्यूज है मैंने उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं तो h1 शायद 1 था और h2 रो था और h3 भी 1 था। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर रो आ गया, ठीक है। ये मुझे कंफर्म नहीं है, 2 का आंसर 1 था और तीसरा रो था, ठीक है। तो 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे वही नंबर आ जाता है। ये तो मेरे पास इसका आ गया सिलेंड्रिकल का। अब नेक्स्ट देखिए स्फेरिकल में क्या कहते हैं। बी जैकोबियन की अगर आप बात करें एक्स वाई जी डिवाइडेड बाय आर थीटा फाई, ये किसकी बात करें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। उसमें h1 h2 h3 आ गया। अगेन जो मेरे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मतलब जो इनके कह लें कि स्केल फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आया आर स्क्वायर sin थीटा। अब ये क्वेश्चन मैंने बताया अगेन जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे हमें इनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए तो ही हम इन क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए ये चैप्टर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो ए और बी पार्ट थे। अब मैंने सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में मैंने क्या करना है, एक्स वाई जी लिखा, ये किस में है मेरे पास, ये है मेरे पास टर्म पैराबोलिक सिलेंड्रिकल में, उसमें यू वी जेड आता है, ठीक है। तीनों के स्केल फैक्टर्स लिखने हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आंसर क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सिमिलरली डी और ई में भी ऐसे ही करना है कि मैंने u1 u2 u3 की जगह उनके जो मैंने कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखने हैं विद रिस्पेक्ट टू जो गिवन हमारे पास। अब लास्ट डी वाला क्या है, इलेक्ट्रिक है, तो आपने देखना है इलेक्ट्रिक में कौन कौन से यूज हो रहे थे वो लिखने हैं, उनके स्केल फैक्टर्स लिखने हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। सिमिलरली लास्ट वाला भी इस तरह से होगा जिसमें मेरे पास जाई ईटा फाई यूज हो रहे हैं, इनके भी स्केल फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और साथ इनकी वैल्यूज ही आ जाएंगी। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।